अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस का टीएस लेकर देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल्स उसमें प्रेजेंट हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में मेल जर्म सेल दैट इज प्राइमोडियल जर्म वाज प्रेजेंट, जो एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन होता है। देन सर्टोली सेल जो नर्स सेल्स हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। एंड देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर होते हैं लीडिक सेल्स जो टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टूडेंट्स। हम इसको एक स्टोरी के फॉर्म में कोशिश करेंगे समझने की, और इस पे से बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। सो स्पर्मैटोजेनेसिस। स्पर्मैटोजेनेसिस मीन्स, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, स्पर्मैटो मीन्स स्पर्म और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन होना किसी भी चीज़ का। सो इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। और कहाँ होगा ये? वेयर डज इट हैपन? इट हैपन्स इनसाइड टेस्टिस। और टेस्टिस में भी कहाँ? अब हम जानते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सो इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस, यहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अ क्वेश्चन। नाउ, क्या जैसे ही एक मेल चाइल्ड बॉर्न होता है तब से उसमें स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है? नहीं, उसमें जो प्राइमोडियल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, वो तो प्रेजेंट रहता है उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम उसके अंदर, लेकिन वो स्पर्म नहीं बनाते। स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होता है जब 13-14 ईयर्स की एज के अराउंड, यानी जब प्यूबर्टी आती है उस बॉय की, तब सडनली हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है जो GnRH रिलीज करता है। फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH-LH रिलीज करवाता है और फिर स्पर्मैटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। सो स्पर्मैटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, बाय बर्थ नहीं होता है। इसीलिए प्यूबर्टी या उसके बाद ही अ मैन कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड। सो इट स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। और जनरली बॉयज में प्यूबर्टी की एज 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज होती है। और ये जो स्टार्ट होता है, दिस इज अंडर द इफेक्ट ऑफ GnRH which is released from hypothalamus, और ये फिर रिलीज करवाएगा FSH from anterior pituitary and also LH। बट डायरेक्टली जो है LH तो टेस्टोस्टेरॉन और फिर टेस्टोस्टेरॉन रोल प्ले कर रहा है, बट डायरेक्टली कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा? FSH। इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ FSH लिखा है, बट डेफिनेटली LH टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के थ्रू स्पर्म फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है। सो इन दो हार्मोन्स के अंडर स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू होता है प्यूबर्टी के टाइम पर। नाउ स्पर्म फॉर्मेशन जो है, इसको हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सो इट हैज़ 3 स्टेजेस, एक्चुअली 4 स्टेजेस होंगी, बट लिखते पहले 3 हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज। और जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब नंबर बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। और ऐसा किस सेल डिवीजन में होता है? माइटोसिस में। यानी इस फेज में कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। कैसे होगा अभी हम सब समझेंगे। सेकंड है ग्रोथ फेज। इसमें सिर्फ ग्रोथ हो रही है, यानी कोई डिवीजन नहीं हो रहा। सो देयर इज नो डिवीजन। एंड थर्ड इज द मैच्योरेशन फेज। और मैच्योर होने के लिए, यानी जो जर्म सेल्स थे वो डिप्लॉयड थे, अब उनसे हमें हैप्लॉयड स्पर्म्स बनाने हैं। सो इट इज मियोसिस दैट विल टेक प्लेस। ऑलराइट, सो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेशन फेज में माइटोसिस होता है, मैच्योरेशन फेज में मियोसिस होता है, ग्रोथ फेज में कोई भी डिवीजन नहीं होता है। अब
हम यहीं पर लिख लेते हैं, हालांकि अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि जब मियोसिस होता है तो एंड में स्पर्म्स डायरेक्टली नहीं बनते हैं, पहले एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे स्पर्मैटिड्स बोलते हैं। ये स्पर्मैटिड्स जो हैं फिर ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्म में। अब कोई डिवीजन नहीं होता, कोई ग्रोथ नहीं होती, पर वो कंपैक्ट हो जाते हैं, जैसा मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म, एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब कुछ उसमें से गायब हो जाता है और उनका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वो स्पर्म्स बनाते हैं। उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मैटोजेनेसिस में स्पर्मैटिड्स तक एक्चुअली फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में दिस इज फॉलोड बाय स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, या स्पर्मैटिलियोसिस। नाउ व्हाट इज दिस स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मैटिलियोसिस? इट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटिड्स, अभी सब समझ आएगा आपको, स्पर्मैटिड्स इनटू स्पर्म्स। कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ उनका रूप बदल रहा है, उनकी बनावट बदल रही है। सो ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्पर्मैटिड्स का इनटू स्पर्म। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स, ये बहुत पूछा जाता है। नाउ स्पर्मियोजेनेसिस जब हो जाता है तो फाइनली स्पर्म फॉर्म हो जाता है। हम पढ़ेंगे कैसे कितने स्पर्म्स फॉर्म होंगे। अब ये जो स्पर्म्स होते हैं, ये जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सर्टोली सेल के अंदर अपना हेड घुसा देते हैं ताकि ये न्यूट्रिशन ड्रॉ करें, और फिर जब ये अच्छे से फुली मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तब ये अपना सर सर्टोली सेल से बाहर खींचते हैं, ल्यूमिनल एरिया में आते हैं और फिर रेटे टेस्टिस के थ्रू टेस्टिस ये जो टिब्यूलाई रेक्टाई जो बनती हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल का स्ट्रेट पार्ट जो हमने पढ़ा था, उसके थ्रू ये सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर रिलीज हो जाते हैं इनटू रेटे टेस्टिस। फिर रेटे टेस्टिस से वासाई फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वो सब स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। ये बड़े कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम लगते हैं सुनने में। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का मतलब है कि स्पर्म का हेड डिटैच होगा फ्रॉम द सर्टोली सेल, इट विल कम इनटू द ल्यूमिनल पार्ट एंड देन इट विल लीव द सेमिनिफेरस टिब्यूल। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। सो द स्पर्म हेड डिटैचेस फ्रॉम Sertoli cell comes into luminal part, पूरा का पूरा sperm, and release of sperms out of seminiferous tubules। यहां से ये बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो व्हाट इज स्पर्मिएशन? स्पर्मिएशन इज रिलीज ऑफ स्पर्म्स आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके पहले वो अपने आप को जो धसा हुआ हेड है उसको खींचेगा, पूरा का पूरा ल्यूमन में आएगा और फिर टिब्यूलाई रेक्टाई के थ्रू, स्ट्रेट पार्ट के थ्रू फ्लो करके रेटे टेस्टिस में एंटर हो जाएगा। इस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। नाउ ये हेड रिमूव जो कर रहा है उसके पहले इसने घुसाया होगा। सो यहाँ पर हम एक नोट करके लिख लेते हैं दैट जो डेवलपिंग स्पर्म होता है, यहाँ पे तो स्पर्म फॉर्म हो जाएगा इस प्रोसेस पे आके। इसके बाद में ये स्पर्म अपने हेड को सर्टोली सेल के अंदर धसाता है, एम्बेडेड करता है टू ड्रॉ न्यूट्रिशन। ये पूछा जाता है। सो वी कैन राइट दैट डेवलपिंग स्पर्म embeds its head into Sertoli cell to draw
न्यूट्रिशन, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। सो डेवलपिंग स्पर्म किसके बाद में? स्पर्मियोजेनेसिस के बाद, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, यानी जब स्पर्म फॉर्म हो गया उसके बाद में जो डेवलपिंग स्पर्म है वो अपने सर को, ये पूछते हैं कौन सा पार्ट एम्बेडेड होता है हेड को, किस में घुसाता है? सर्टोली सेल के अंदर। क्यों? ताकि न्यूट्रिशन ले सके और पूरा फुली डेवलप हो सके। ये 3 क्वेश्चंस आते हैं और फिर उसके बाद में जब वो पूरा डेवलप हो जाएगा तब वो अपने हेड को डिटैच करेगा और फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लीव करेगा। इसे स्पर्मिएशन कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि स्पर्म फॉर्म कैसे होता है, यानी कि स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसकी तीनों स्टेजेस, और फिर स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म का बनना। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्म होना, जो लास्ट स्टेज है इसके बाद जो बनेगी उसका ट्रांसफॉर्म होना इनटू स्पर्म। और स्पर्मिएशन का मतलब है इन डेवलप्ड स्पर्म्स का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलकर जाना। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द स्टेजेस वन बाय वन। अब इसको समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि 2 बिजनेसमैन आए, 2 ब्रदर्स थे, वेरी रिच बिजनेसमैन, ऑलराइट, 2 वेरी रिच अमेरिकन बिजनेसमैन। क्या क्या थे नाम इनके? एक का नाम था सैम ए एंड वन इज सैम बी। ऑलराइट, अब ये जो सैम ए है ये दोनों ऑटोमोबाइल बिजनेस में डील करते हैं। तो सैम ए जो है इसने इंडिया आकर अपना बिजनेस एज सच फैलाया नहीं, बल्कि इसने ऑटोमोबाइल्स में डील किया और ये और इन्वेस्टर्स और यूएस से इन्वेस्टर्स अपनी ही तरह के लेकर आया। यानी सैम ए क्या प्रोड्यूस करेगा? सैम ए सेम टाइप के बना रहा है। ऑलराइट, क्या है ये अभी समझ आएगा आपको। जबकि जो सैम बी है इसने सोचा कि ये सैम ए तो इसकी हेल्प करता ही है इन्वेस्टमेंट वगैरह में, पर सैम बी ने उस इन्वेस्टमेंट से सोचा कि क्यों ना सिर्फ ऑटोमोबाइल्स में बना रहा हूँ, लेट मी जस्ट इंडियन मार्केट इज़ अ बिग कंज्यूमर, हमारा सारी मल्टीनेशनल्स हिट हो जाती है, तो इसने ऑटोमोबाइल में तो इंडस्ट्रीज खोलनी थी, साथ में कपड़ों का भी स्टार्ट कर दिया, फैशन लाइन, क्लॉथिंग, फार्मेसी, मेडिसिन का काम शुरू कर दिया, और कॉस्मेटिक्स, इन सब की कंपनीज इसको स्टार्ट करने का इसने सोचा। नाउ इसने क्या किया? ट्रेन करना शुरू किया लोगों को। तो इसने 2 लोगों को ट्रेन किया अपनी ही तरह, सैम बी की तरह, ऑटोमोबाइल्स इन सब में धीरे धीरे। ये 2 लोग फिर अगली स्टेट में गए, फिर इन्होंने 2 को ट्रेन किया। क्वालिटी कैसी है इनमें, क्या नॉलेज है? वही नॉलेज है जो सैम बी का नॉलेज है। तो ये भी एक्चुअली क्या है? सैम बी ही है, बिल्कुल इसी की तरह है। तो ऐसे करके 7 स्टेट्स में इसने अपना ट्रेन करे। सो एक स्टेट में, फिर ये दोनों गए दूसरी स्टेट में, दोनों गए फिर तीसरी स्टेट में, चौथी स्टेट में, ऐसे डिवाइड करते गए। यानी 7 टाइम्स माइटोसिस हो रहा है इस सेल के अंदर, सैम बी सेल के अंदर 7 टाइम्स माइटोसिस हो रहा है। और 7 टाइम्स माइटोसिस अगर होगा तो कितने सेल्स बन जाएंगे? फर्स्ट माइटोसिस के बाद 2, सेकेंड के बाद 4, 3 के बाद 8, चौथे के बाद 16, पांचवें के बाद 32, सिक्स्थ के बाद 64, सेवेंथ के बाद 128। यानी इस सैम बी ने कितने सैम बी और बना लिए सेम नॉलेज वाले? 128। बट अभी भी वो क्या है? सैम बी। नाउ इन सब 128 सैम बी जो हैं सारे के सारे, इनको मुंबई बुलाया गया, इनके हेड ऑफिस में बुलाया गया, और अब इनको प्रॉपर रिफाइनमेंट, ग्रोथ, इनको अच्छा न्यूट्रिशन दिया, इनको और नॉलेज प्रोवाइड कराई और इनकी ग्रोथ कराई, इनको इनके बोलने का तरीका, पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स,
वो इम्प्रूव करवाई गई, मार्केटिंग स्किल्स इम्प्रूव करवाई गई। अभी तो इनको सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया गया था, तो ये बिल्कुल सैम बी की तरह थे। अब इनको इनकी ग्रोथ हुई। सो ये अगर हम एक को लें, ये ऐसा 128 सबके साथ हो रहा है, बट लेट्स से हम इस एक की बात करें तो ये ग्रो किया और ग्रो करके अब ये सारे के सारे क्या थे, पार्टनर्स बन गए। ग्रो करके अब ये पार्टनर बन गया, पार्टनर्स। अब ये इसने टेस्ट दिया और ये इसने ओके कर दिया दैट ओके अब तुम मेरे साथ काम कर सकते हो, हमारी मल्टीनेशनल में काम कर सकते हो। तो सैम बी ने अपने पार्टनर्स बना लिए। सैम बी ने पहले तो 128 सैम बी बनाए और फिर हर सैम बी का इम्प्रूवमेंट हुआ, उसने उसकी ग्रोथ हुई, उसका टेस्ट लिया गया और अब वो पार्टनर बन गया। अब हर पार्टनर को ड्यूटी दी गई कि आपको इस बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाना है। तो हर पार्टनर ने क्या किया, अपना जो बिजनेस है, जो 4 चीज़ों में ये डील करते थे, इसकी 2 डिविजन्स कर दिए ताकि इजीली अच्छे से मैनेज हो सके, कंसंट्रेशन हो सके। अभी 4 प्रोडक्ट्स पे कंसंट्रेट करना है, तो इन्होंने क्या किया, एक कंपनी बनाई सन और एक कंपनी बनाई शाइन। सन शाइन नाम की 2 कंपनी बनाई। सन जो थी वो डील करती थी ऑटोमोबाइल एंड क्लोथिंग में, और जो शाइन थी वो डील करती है मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में। यानी इसने अपनी एक्सपर्टीज को आधा आधा बांट दिया। यानी कि यहाँ पर इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, जो सैम बी की अभी तक पार्टनर्स में सेम क्वालिटी आई थी, जो नॉलेज सैम बी में था वही इन 128 सैम बी में था, वही नॉलेज इस पार्टनर में भी था, इन सारे पार्टनर्स में, 128 पार्टनर्स में। बट अब हर पार्टनर ने अपनी नॉलेज को आधा आधा डिवाइड किया। इन लोगों को सिर्फ ऑटोमोबाइल एंड क्लॉथिंग के बारे में बताया गया, इन लोगों को मेडिकल एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में बताया गया। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो हाफ हो गई। नाउ ये जो लोग थे ये बड़े शार्प थे, लेकिन तो इन्होंने ये सोचा कि जब ये कुछ सालों के बाद में ये एक्सपर्ट हो गए अपने अपने में, तो इन्होंने मर्जर किया, इन्होंने इनसे सीख लिया, इन्होंने इनसे इनके बारे में सीख लिया, तो इन्होंने अपनी नॉलेज डबल करी और डबल करने के बाद इन्होंने फिर कंपनी स्टार्ट करी जिसको नाम दिया इन्होंने सुप्रीमेट कंपनी। ऑलराइट, सॉरी, सुपरमेट कंपनी। दो कंपनीज को इन्होंने फिर फॉर्म किया, सुपरमेट। पर अब ये जो सुपरमेट थी, ये इसमें भी पूरी अच्छे से पूरा इनको नॉलेज था, यानी इसकी जितनी भी क्वालिटीज़ थी वो इस सुपरमेट में आ गई और इधर की क्वालिटीज़ इन वाली सुपरमेट में आ गई। इस सुपरमेट में इसकी क्वालिटी आ गई, ये वाली, और इन्होंने इसको ट्रेन कर दिया। ऑलराइट, तो यहाँ से क्वालिटी हाफ नहीं हुई, इसके पास जो भी नॉलेज था इसके पास ऑलरेडी हाफ ही नॉलेज है ऑटोमोबाइल और क्लॉथिंग का, वो एज इट इज इसने इसको पास ऑन कर दिया। यानी सुपरमेट की नॉलेज सन के बराबर है और इन सुपरमेट की नॉलेज शाइन के बराबर है। तो जो क्वालिटीज यहाँ से हाफ हुई थी वो हाफ की हाफ ही यहाँ पहुँच गई और फिर इन्होंने अपने आप को और रिफाइन किया और पॉलिश किया और पॉलिश कर कर फिर इन्होंने अपने स्टोर्स खोले ऑटोमोबाइल के, क्लोथिंग के, कॉस्मेटिक्स के, जो कि सुपर्ब थे। सो इन्होंने उसका नाम ही रखा सुपर्ब। तो इन सब ने अपने अपने, अब ये पॉलिश हो चुके थे पूरे, तो सुपर्ब स्टोर्स ओपन कर दिए। और इन स्टोर्स में भी जो लोग काम करते हैं उनके पास कैसी नॉलेज थी, जैसी कि सुपरमेट के पास थी। सुपरमेट के पास कितनी नॉलेज थी, जितनी कि सनशाइन के पास थी। सनशाइन के पास कितनी नॉलेज थी, पार्टनर की आधी नॉलेज थी। पार्टनर के पास कितनी नॉलेज थी, जितनी कि सैम बी के पास थी। ऑलराइट, सो ये एक इन्होंने इस तरह से पूरे इंडिया में अपने स्टोर्स खोले, धीरे धीरे करके पॉलिश किया। आइए अब हम इसको रिलेट करते हैं। नाउ लेट अस सपोज स्टूडेंट्स, ये टेस्टिस की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं। जो हम क्यूबॉइडल सेल्स की बात कर रहे थे, ये क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। बीच बीच में सर्टोली सेल्स भी होंगे, हम अभी उसकी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में होंगे जो इन्हें न्यूट्रिशन दे रहे होंगे।
इसमें दो टाइप के प्राइमरी जर्म सेल्स हैं जिन्हें स्पर्मैटोगोनिया बोलते हैं। मतलब स्पर्म की गोनी यानी स्पर्म जिससे फॉर्म होगा, स्पर्मैटोगोनिया, यानी सैम ए एंड सैम बी। ये टू टाइप की स्पर्मैटोगोनिया होती हैं, स्पर्मैटोगोनिया ए एंड स्पर्मैटोगोनिया बी। सो वी हैव स्पर्मैटोगोनिया ए एंड स्पर्मैटोगोनिया बी। जैसे कि ये दो ब्रदर्स थे, स्पर्मैटोगोनिया ए एंड स्पर्मैटोगोनिया बी, ये मैंने ऐसे बना दिया। नाउ ये दोनों क्योंकि नॉर्मल बॉडी के सेल्स हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, ये बेसिकली क्या हैं, दे आर प्राइमोडियल जर्म सेल, टू टाइप्स के, स्पर्मैटोगोनिया ए एंड स्पर्मैटोगोनिया बी टाइप के। तो इनके अंदर अगर हम क्रोमोसोम नंबर कोई पूछे आपसे तो क्या कहेंगे कि ये डिप्लॉइड है और इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना है, दोनों में ही 2n बराबर 46, दोनों में दे आर डिप्लॉइड। नाउ स्पर्मैटोगोनिया ए जो है ये सैम ए की तरह है, यानी इसने कोई आगे बिजनेस फैलाया नहीं, इसने अपनी ही तरह के और इन्वेस्टर्स ढूंढे, यानी ये जो है ये सिंपल और स्पर्मैटोगोनिया ए प्रोड्यूस करेगा और स्पर्मैटोगोनिया ए प्रोड्यूस करेगा। और जब इसको सेम टाइप के स्पर्मैटोगोनिया अगर प्रोड्यूस करने हैं तो कैसे टाइप का डिवीजन होगा, माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस से डॉटर सेल्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, दे एक्ट एज, वी कैन राइट, यू कैन से स्टेम सेल्स, ये जर्म सेल्स की तरह काम कर रहे हैं। साथ में कुछ स्पर्मैटोगोनिया ए स्पर्मैटोगोनिया बी में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्पर्मैटोगोनिया ए से बी भी कुछ डिफरेंशिएट हो जाते हैं बी टाइप में, और वैसे तो बी वाले रहते ही हैं टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ प्राइमोडियल जर्म सेल, स्पर्मैटोगोनिया, दो ब्रदर्स सैम ए एंड सैम बी। सैम ए क्या करता है और स्पर्मैटोगोनिया बनाता है अपने ही टाइप का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, क्यों है समझिएगा। एक बार के इजैक्यूलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 13 इयर्स की एज से। अब आप अगर ये स्पर्मैटोगोनिया दोबारा नहीं फॉर्म किए गए जर्म सेल्स तो ये तो लगातार एग्जॉस्ट होते जाएंगे, क्योंकि जो स्पर्मैटोगोनिया बी है ये तो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो तो बॉडी से निकल गया बाहर। तो अगर ये सपोज ऐसा कोई सेल नहीं होता, सपोज ये सब एक से होते, ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ स्पर्म में ही कन्वर्ट होते, तो क्या प्रॉब्लम होती, धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाते, और जब ये खत्म हो जाते तो और स्पर्म्स बन ही नहीं पाते, तो दैट मेल वुड हैव स्टॉप्ड रिप्रोड्यूसिंग। लेकिन ऐसा नहीं होता, एक मेल पूरी लाइफ रिप्रोडक्शन कर सकता है, चाइल्ड को बर्थ दिलवा सकता है, इतनी कैपेसिटी होती है। नॉट लाइक फीमेल्स, फीमेल में तो मीनोपॉज आ जाता है, मेल्स में ऐसा नहीं होता है। तो क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनके पास स्पर्मैटोगोनिया टाइप ए है जो जर्म सेल्स को भी लगातार बना रहा है। कुछ तो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और कुछ और नए नए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि ये जो जर्म सेल का या स्टेम सेल का जो रिजर्व है वो खत्म ना हो, वो एग्जॉस्ट ना हो। सो दे एक्ट एज स्टेम सेल और जर्म सेल, और इसका रोल क्या है, टू अवॉइड exhaustion of storage of PGC। PGC का स्टोरेज कहीं खत्म नहीं हो जाए, एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, तो ये खुद ही अपने टाइप के सेल्स भी लगातार बनाते रहते हैं। अब ये जो स्पर्मैटोगोनिया बी है यानी सैम बी, ये 7 स्टेट्स में यानी 7 टाइम्स माइटोसिस करेगा एक स्पर्मैटोगोनिया बी। सो नाउ दिस विल स्टार्ट डिवाइडिंग। तो सपोज ये पहला माइटोसिस हुआ, ये दूसरा माइटोसिस हुआ, हम बना नहीं रहे हैं बट ये 7 टाइम्स माइटोसिस करेगा ऐसा माना जाता है। सो नाउ इट विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग। तो ये जो पूरा फेज है दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज।
मल्टीप्लिकेशन फेज। और ये सारे के सारे जो मल्टीप्लाई होकर या तो स्पर्मेटोगोनिया ए से ए बन रहा है या बी से बी बन रहे हैं, पर ये सारे क्या हैं, स्पर्मेटोगोनिया ही हैं अभी तक। इनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन, सब कुछ सेम है। तो हम ये 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 माइटोसिस बाय 1 स्पर्मेटोगोनिया। और यहां हमारा मतलब होता है स्पर्मेटोगोनियम बी से। ये 7 टाइम्स माइटोसिस करके 128 स्पर्मेटोगोनिया बी प्रोड्यूस कर देगा। नाउ ये जो स्पर्मेटोगोनियम बी है, अब ये भी क्या है, 2n = 46। अब ये ग्रो करेंगे, ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे बगल बगल में यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स हैं उनसे, और जब ये न्यूट्रिशन ड्रॉ करेंगे तो ये साइज में बड़े हो जाएंगे। तो नाउ हम एक की बात कर रहे हैं, दिस विल ग्रो बिगर। सिर्फ साइज में ग्रोथ हुई है। ये क्या है, ये तो अभी भी स्पर्मेटोगोनिया ही था, पर अब इसे हम पार्टनर्स यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, पार्टनर्स बन गए। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट नाम देते हैं, पार्टनर्स। सिर्फ ग्रोथ हुई है, यहां पर इसने क्या किया है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन किया है सर्टोली सेल से। सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन, देयर इज नो डिविजन। तो इसमें भी 2n = कितना होगा, कोई डिविजन तो हुआ ही नहीं है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। और ये जो स्टेज है इसे हम कहते हैं ग्रोथ फेज, क्योंकि इसमें सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया ने ग्रो करके क्या बना लिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अपनी क्वालिटीज को आधा आधा, नॉलेज को आधा आधा डिवाइड करेगा, यानी कि हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अब होगा मियोसिस डिवीजन की शुरुआत, और होगा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 से बनेंगे सन एंड शाइन। सनशाइन मीन्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सनशाइन। और यहां डिवीजन कौन सा हुआ है, इस जगह पर मियोसिस 1। और हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि मियोसिस 1 जब होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी इनमें n = 23। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं स्टूडेंट्स, ये हैप्लॉइड हो गए, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये डिप्लॉइड थे, इनमें 46 क्रोमोसोम्स थे। ऑलराइट, और स्पर्मेटोगोनिया जो हैं यहाँ पर भी, दिस इज ऑल्सो, अभी भी स्पर्मेटोगोनिया ही कहलाएगा। स्पर्मेटोगोनियम एक है तो गोनियम, ये भी कैसा है, डिप्लॉइड ही है। नाउ इसमें हाफ हो गया, तो इसने अपना बिजनेस डिवाइड कर दिया, सनशाइन कंपनी, सनशाइन, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हैप्लॉइड हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मियोसिस 2 कंटिन्यू होगा, तो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर दो सेल्स प्रोड्यूस होंगे, जिन्हें हम सुपरमेट यानी स्पर्मेटिड्स कहेंगे, स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड्स में क्योंकि मियोसिस 2 हुआ है, और हम जानते हैं मियोसिस 2 में कोई क्रोमोसोम का हाफ नहीं होता, जितने क्रोमोसोम हैं वो एज इट इज पास हो जाते हैं। तो 23 क्रोमोसोम्स जो थे, क्योंकि डबल होके, तो 23 क्रोमोसोम्स दोनों में आ जाएंगे, और इसके भी 23 क्रोमोसोम्स दोनों में आ जाएंगे। तो ये भी हैप्लॉइड है और इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर डिवीजन कौन सा हुआ है, मियोसिस 2। ये जो पूरी स्टेज है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से लेकर यहां से, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, इधर तक तो हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, इस जगह तक। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बना, ये जो पूरी फेज है इसे कहते हैं मैच्यूरेशन फेज, जो ह्यूमंस में लॉन्गेस्ट होती है, मैच्यूरेशन फेज। दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। इसमें मियोसिस हो रहा है,
क्या हो रहा है इसमें स्टूडेंट्स? मियोसिस। पहले तो मियोसिस 1 हुआ जिससे प्राइमरी से सेकेंडरी बने, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, और फिर मियोसिस 2 हुआ जिससे स्पर्मेटिड्स बने, अभी भी ये हैप्लॉइड ही हैं। ग्रोथ फेज में आपने देखा कोई भी डिवीजन नहीं हुआ, सिर्फ स्पर्मेटोगोनियम ने न्यूट्रिशन ऑब्टेन करके बड़ा हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। और मल्टीपल फेज में क्या हुआ है? माइटोसिस हुए हैं, और यही तो हमने लिखा था। नाउ ये जो स्पर्मेटिड्स हैं अब ये अपने आप को रिफाइन करेंगे और सुपर्ब स्टोर्स खोलेंगे, यानी अब ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे। तो हर कोई अब ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने आप को पॉलिश कर रहे हैं। तो ये एक स्पर्म बना, ये दूसरा स्पर्म बना, ये तीसरा और ये चौथा स्पर्म बना। सो नाउ स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड। तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई डिवीजन नहीं हो रहा। तो स्पर्म्स में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 23, और स्पर्म्स भी क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद सारे हैप्लॉइड हैं। इस प्रोसेस को, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मैटिलियोसिस, जो हमने ऑलरेडी लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। अब ये जो स्पर्म्स हैं ये यहाँ पर साइड में सर्टोली सेल्स होंगे लंबे लंबे, तो ये स्पर्म्स अपना हेड उसके अंदर घुसा देंगे, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे और प्रॉपरली डेवलप होंगे, अपना जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म वगैरह है उसको रिलीज कर देंगे, निकाल देंगे, और फिर जब ये प्रॉपर डेवलप हो जाएंगे तो अपने आप को, अपने हेड को वापस खींचेंगे सर्टोली सेल से। इधर ल्यूमन होगा नीचे की तरफ, ल्यूमन में आएंगे, ल्यूमन से ट्यूबुलाई रेक्टाई में आके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को लीव कर देंगे। उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा स्पर्मेटोगोनिया से बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्म। यहाँ पर सिर्फ माइटोसिस हो रहा है, इसीलिए क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ हो रही है, इसीलिए भी क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पहला मियोसिस हुआ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, यहाँ सेकेंड मियोसिस हुआ तो कोई चेंज नहीं हुआ, जितना हाफ था उतना का उतना पहुँच गया। सो दीज आर ऑल द फेजेस। इसमें माइटोसिस हो रहा है, इसमें मियोसिस हो रहा है, और इसमें कोई डिवीजन नहीं है, इस वाले में भी कोई डिवीजन नहीं है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रोथ फेज में डिफरेंशिएशन हो रहा है इस जगह पर, मतलब वो चेंज हो रहे हैं तो उसे हम डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। यानी अगर हम देखें कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बने, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने बनते हैं? 2, क्योंकि मियोसिस 1 होगा तो 2 बनेंगे। हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनेंगे? एक से, अगेन 2। तो अगर कोई पूछे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, तो आंसर क्या होगा? एक से कितने बनेंगे? 4 स्पर्मेटिड्स। और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म्स कितने बनेंगे? वो भी 4 बनेंगे। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे? 2 बनेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म्स बनेंगे? एक स्पर्मेटोगोनियम यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, जर्म सेल से, एक जर्म सेल से कितने बनेंगे? 128 तो ये बने होंगे, फिर ये 128 जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए होंगे, तो कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने होंगे? 128, और हर से 4 बनेंगे तो 128 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 512 स्पर्म्स बनते हैं एक जर्म सेल से। और इस पूरे प्रोसेस को होने में, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर स्पर्म बनने तक लगते हैं 74 डेज। सो दैट वी विल राइट नाउ। ये जो पूरा प्रोसेस है, लेट मी राइट हियर, यहाँ से लेके पूरा एंड तक का, दिस टेक्स 74 डेज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको नोट डाउन करें। इसमें हम एक चीज़ और यहीं पर लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, कि जो स्पर्मेटोगोनियम है अभी क्योंकि मेल है, तो यानी कि इस 46 को अब हमें और अच्छे से लिखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 44 प्लस
44XY, राइट, क्योंकि मेल है ये तो 44XY होगा। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तो इसके अंदर भी क्या पहुंचेगा 44XY, क्योंकि ये तो बिल्कुल इसी की तरह है। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो 22 तो यहाँ चला जाएगा, अब एक के अंदर तो X जाएगा और एक के अंदर Y जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 22 प्लस X मिलेगा या तो, और या 22 प्लस Y सेकेंडरी में। फिर सेम स्पर्मेटिड्स में और सेम स्पर्म्स में, तो सिर्फ यहीं पर चेंज आया है, ये और ये। अगर ये वाला स्पर्म फीमेल से मिला तो फीमेल बनेगी, क्योंकि फीमेल के पास भी एक्स होगा, एग के पास, ओवम के पास, और अगर ये वाला स्पर्म पहुंचा तो एक्स एक्स मिलके 44XX यानी फीमेल विल बी बॉर्न। और अगर ये वाले स्पर्म्स पहुंचे जो Y क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं तो फीमेल के पास X है, ये Y लेके जाएंगे तो XY मिलकर मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न। We'll discuss it later. So you note this down and then we'll talk about the important numerical points. So students, this is a very very important point. सिर्फ स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हो रहा है, that is multiplication phase. स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, that is growth phase, there is no division. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनने तक को मैचुरेशन फेज बोलते हैं, जिसमें मियोसिस 1 and 2 हो रहा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये क्वेश्चन आता है। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहे हैं, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस। नाउ लेट्स राइट डाउन ऑल दिस इन अ वेरी सिंपल वे। इसको हम बहुत सिंपल वे में लिख लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स एक साथ कवर हो जाए और हमारे सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं बेसिकली हम सॉल्व कर सकें। सॉरी, नाउ लेट्स सी। आइए हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? अगर हमें सिंपली लिखना है, मेल जर्म सेल इन टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, PGC. Now what happened? At puberty, यानी कि at 13-14 years of age, क्या हुआ? Increase in GnRH from hypothalamus और इसके कारण से increase in FSH। ये सिग्नल्स पहुंचेंगे सर्टोली सेल पे, फिर सर्टोली सेल जर्म सेल्स को एक्टिवेट करेगा और एक्टिवेट करके इसमें पहला माइटोसिस होगा। फर्स्ट टाइम ये डिवाइड करना शुरू करेंगे। जब ये डिवाइड करना शुरू करेंगे, अब ये वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर है, जर्मिनल एपिथेलियम में, जो क्यूबिकल सेल्स हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ये दो टाइप के हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। जो टाइप ए है वो तो और अपने ही तरह के सेल्स और प्रोड्यूस करेगा ताकि ये रिजर्व खत्म ना हो, क्योंकि स्पर्म्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, तो नहीं तो ये जितने बर्थ पे थे अगर उतने ही होते फिक्स तो वो खत्म हो जाएंगे, देन देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। सो दे एक्ट एज जर्म सेल्स, दैट मीन्स दे प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड्स। जो टाइप बी है इसे एक्चुअली, वैसे तो ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए, ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी है, बट आपके क्वेश्चंस में जब स्पर्मेटोगोनिया वर्ड लिखा आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, हम एक्चुअली ये टाइप बी की ही बात कर रहे हैं, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ये कैपेसिटी उनके अंदर है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम, वैसे तो दोनों ही स्पर्मेटोगोनियम है, बट क्वेश्चंस में सिर्फ इसी से रिलेटेड बात पूछी जाएगी। और यहाँ पर 2n = 46 है। अब स्पर्मेटोगोनियम जो है इसमें 7 माइटोसिस होंगे, 7 माइटोसिस होंगे और 1 मियोसिस होगा एंड 1 मियोसिस। तो 7 माइटोसिस हुए तो उससे 128 स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस होंगे, स्पर्मेटोगोनिया विल बी प्रोड्यूस,
और ईच स्पर्मेटोगोनिया जो है, ईच वो ग्रो करेगा, ईच ग्रोज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ईच ग्रोज इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी 2n इज इक्वल टू 46 ही होगा, ये भी डिप्लॉयड होंगे। अब हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में एक मियोसिस होगा, एक मियोसिस। सो 7 माइटोसिस, और 7 माइटोसिस के बाद बनेंगे 128 स्पर्मेटोगोनिया। वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे 128 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस। और जब मियोसिस होगा तो फाइनली 512 स्पर्म्स फॉर्म होंगे। यानी एक स्पर्मेटोगोनियम जो स्टार्टिंग वाला था, जो विच विल अंडरगो ऑल दिस, इट विल फॉर्म 512 स्पर्म। जो जर्म सेल है, जर्म सेल फर्स्ट वाला, वो बनाएगा 512 एक एक अकेला। और इस पूरे प्रोसेस में यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है, जो स्टार्ट हुआ है वहाँ से लेके 74 डेज का टाइम लगता है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ लेट्स राइट डाउन few more points quickly. 1 primary spermatocyte forms. कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 2. कितने स्पर्मेटिड्स? 4. कितने स्पर्म्स? 4. सो इट फॉर्म्स, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं तीनों आंसर्स लिख देती हूँ। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अगर स्पर्मेटोसाइट का नंबर पूछे तो, क्योंकि मियोसिस 1 होगा, या हम कह सकते हैं 4 स्पर्मेटिड्स अगर स्पर्मेटिड्स का पर क्वेश्चन आए, या 4 स्पर्म्स। जनरली जो क्वेश्चन आता है वो स्पर्म्स पे आता है, बट इस तरह भी पूछ सकते हैं। नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो है 2n इज इक्वल टू 46, जबकि ये तीनों होंगे n इज इक्वल टू 23। यानी ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हैप्लॉइड होते हैं। ऑल द 3 स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आता है, 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैन प्रोड्यूस और फॉर्म्स। एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्मेटिड्स फॉर्म करेगा? 2। सो इट फॉर्म्स 2 स्पर्मेटिड्स। या अगर स्पर्म्स पूछें तो कितने स्पर्म्स फॉर्म करेगा? वही 2, क्योंकि स्पर्मेटिड एज इट इज स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इट फॉर्म्स 2। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि एक और क्वेश्चन आता, चलिए इसको हम बाद में करेंगे डिस्कस। तो क्वेश्चन कैसे आता है कि हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce 100 sperms from one primary spermatocyte। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स, 100 स्पर्म्स बनाने के लिए कितने डिविजन्स चाहिए? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने, द क्वेश्चन कम्स लाइक, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गई हूँ, 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कैन फॉर्म हाउ मेनी स्पर्म्स? तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4। या टू प्रोड्यूस 100 स्पर्म्स हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड? 25. टू प्रोड्यूस 100 स्पर्म्स हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड? 50. टू प्रोड्यूस 100 secondary spermatocytes how many primary spermatocytes are required? 25. आधा कर देंगे क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं, तो 2 बनाने के लिए 1 चाहिए, 50 बनाने के लिए 25 चाहिए, 100 बनाने के लिए 50 चाहिए। यहाँ पर 4 टाइम्स हो रहा है तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और या एक जर्म सेल से मैक्सिमम कितने स्पर्म्स बन सकते हैं? 512 बन सकते हैं। So this is how the questions are asked.
इसमें और प्रॉपर जो न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं और जिस तरह से पूछे जाते हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जब हम हमारी डिस्कशन क्लास लेते हैं थ्योरी कवर होने के बाद। बट आपको ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है विच यू मस्ट नो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्योंकि अब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होकर स्पर्म बना लिया है। अब ये स्पर्म कैसा दिखता है और किस पार्ट का क्या फंक्शन है, दैट ऑल वी विल टॉक, सो प्लीज नोट दिस डाउन। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी ये सारी मशक्क़त जिस स्पर्म के लिए हो रही है वो कैसा दिखता है, उसके क्या पार्ट्स हैं और अदर क्वेश्चंस जो उस पर पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन स्पर्म। सबसे पहले ह्यूमन स्पर्म को, जैसा कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था, ल्यूवेनहुक ने डिस्कवर किया था, देखा था। सो ह्यूमन स्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक। स्टूडेंट्स कई बुक्स में पिग के, रैबिट के, फ्रॉग के स्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। सो हमें सिर्फ वही पार्ट करना है। मैं आई विल अगेन रिपीट, वी आर नॉट हेयर टू डू एनी PhD। सो ह्यूमन स्पर्म वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहुक, ये पूछा जाता है। अब ह्यूमन स्पर्म जो होता है ये 55 माइक्रोन बाय 5 माइक्रोन, ये तो इसकी लेंथ है और इतना ये इसकी विड्थ होती है, यानी बहुत ही छोटा है माइक्रोन्स में, 10⁻⁻6 मीटर। कई बुक्स में 60 माइक्रोन भी लिखा होता है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, बट आपके ऑप्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 55 और 60 दोनों आए। अब ह्यूमन स्पर्म जो है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहले तो जितने भी एनिमल स्पर्म्स होते हैं वो सब मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला के मूवमेंट से वो मूव करते हैं। सो ऑल एनिमल स्पर्म्स, animals sperms including humans are, we know egg तो नॉन मोटाइल होता है बट स्पर्म्स मोटाइल होते हैं एंड फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये हम क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। जिन लोगों ने 11th अच्छे से पढ़ा है एनिमल किंगडम वो तुरंत बता देंगे एक्सेप्ट। क्या आपको याद है हमने पढ़ा था राउंड वर्म्स, निमेटहेलमिन्थस, उनमें स्पर्म्स टेललेस होते हैं, यानी उनके स्पर्म्स में फ्लैजिला नहीं होता बट वो मोटाइल होते हैं। फिर वो कैसे मूव करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू। सो एक्सेप्ट एस्कैरिस, एक्चुअली नॉट जस्ट एस्कैरिस, ऑल द निमेटहेलमिन्थस। एस्कैरिस पर्टिकुलरली इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर 4 ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए होते हैं जिनमें से एक एस्कैरिस होता है जो कि निमेटहेलमिन्थस ग्रुप का है, बाकी 3 अलग अलग फाइलम के होते हैं। सो एक्सेप्ट एस्कैरिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछते हैं। फिर कैसा स्पर्म है इसका होता है स्टूडेंट्स, स्पर्म मूव्स बाय, ये भी क्वेश्चन आता है, हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लास में, अमीबॉइड मूवमेंट। इसमें फ्लैजिला नहीं होता, इट इज नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म। तो दोनों तीनों तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स। एक तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म किसका है, मोटाइल है ये भी, इट इज ऑल्सो मोटाइल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इट इज मोटाइल बिकॉज इट इज मूविंग बट इट मूव्स बाय अमीबॉइड मूवमेंट। ऑलराइट, नाउ अगर हम ह्यूमन स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स 4 पार्ट्स होते हैं। कई बुक्स में 3 पार्ट्स लिखे होते हैं बट एक्चुअली 4 पार्ट्स होते हैं। 3 क्यों होते हैं वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। सो इट हैज़ 4 पार्ट्स। नाउ व्हाट आर दीज पार्ट्स, इसमें पहला पार्ट होता है हेड, सर, हेड, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि हेड से वो सर्टोली सेल के अंदर घुसता है। इस हेड के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। पहला स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम और दूसरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस। अभी हम बात करते हैं इनके बारे में, एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। दिस इज इन द हेड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट जो होता है इसका वो होता है नेक, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ये, बिल्कुल जरा सा छोटा सा।
इसीलिए कई बुक्स में इसे हेड के अंदर या नेक्स्ट पार्ट के अंदर, मिडिल पीस के अंदर इंक्लूडेड मानते हैं, तो वो 3 पार्ट्स लिख देते हैं, बट एक्चुअली 4 पार्ट्स होते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, और इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आपको याद है स्टूडेंट्स, 9+2 अरेंजमेंट होता है इनका, 9+0 होता है सेंट्रियोल का वैसे बेसिकली, बट जो सेंट्रियोल फ्लैजिला की बेस बॉडी होगा वो 9+0 होगा, और फिर वो 9+2 फ्लैजिला को अराइज करवाएगा। सो सेंट्रियोल्स आर बेसिकली 9+0। 2 सेंट्रियोल्स हैं तो दोनों के नाम होंगे, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल। क्या क्या फंक्शन है अभी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड पार्ट इज कॉल्ड मिडिल पीस। मिडिल पीस जो होता है स्टूडेंट्स, इसको स्पर्म का पावर हाउस या एनर्जी स्टोर भी कहते हैं। सो दिस इज द पावर हाउस और एनर्जी स्टोर। और अब आप समझ ही गए होंगे, पावर हाउस अगर कह रहे हैं तो यानी यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे खूब सारे, सो देयर आर लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम ह्यूमंस की बात करें करीब 20 to 25 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, या 25 to 30 भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। प्लस एक और स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ये जो नीचे वाला सेंट्रियोल है ये बेस बॉडी की तरह काम करता है, बेसल बॉडी की तरह, और ये फ्लैजिला को प्रोड्यूस कर देता है, जिसे हम एक्सियल फिलामेंट या एक्सोनीम कहते हैं। सो एक्सियल फिलामेंट और एक्सोनीम ये फ्लैजिला ही है, पर अभी नाम इसे फ्लैजिला नहीं दे रहे हैं। इसमें वही सेम फ्लैजिला की तरह 9+2 अरेंजमेंट होगा माइक्रोटिब्यूल्स का। सो इट इज अ 9+2 माइक्रोटिब्यूलर स्ट्रक्चर, वही 9 डबलेट्स एंड 2 सिंगलेट्स, सेम जो 11th में पढ़ा था हमने सेल स्ट्रक्चर में। और 4th पार्ट जो होगा इसका, दैट इज द टेल, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। सो टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर 55 माइक्रोन टोटल लंबाई है तो उसमें से अकेले टेल की 50 माइक्रोन होगी। सो वी कैन राइट हियर दैट टेल इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। 55 में से 50 तो अकेला टेल ही है, और ये टेल एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, ये टेल एक्चुअली एक फ्लैजिला है जिसके चारों तरफ थोड़ी सी साइटोप्लाज्म की शीथ रहती है, उसको हल्का सा प्रोटेक्शन देने के लिए। सो वो फ्लैजिलम जिसके थ्रू की स्पर्म्स मूव करते हैं। सो टेल कंटेन्स फ्लैजिला, और फ्लैजिला हमेशा क्या होता है, वही सेम 9+2 माइक्रोटिब्यूलर स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो दीज आर द मेन पार्ट्स। अब एक्रोसोम क्या है? एक्चुअली स्टूडेंट्स अब आप समझिएगा, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जिसे हमने स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस कहा था, तो कोई डिवीजन नहीं होता, हमने पढ़ा था, पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होता है ताकि स्पर्म का साइज छोटे से छोटा हो जाए, ताकि मैक्सिमम स्पर्म्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाए जा सके, ताकि मैक्सिमम चांसेस प्रोबेबिलिटी हो फर्टिलाइजेशन के लिए। तो स्पर्मेटिड कॉम्पैक्ट होकर स्पर्म बनाता है। कैसे कॉम्पैक्ट होता है? पहले तो उसका जितना भी मेजर साइटोप्लाज्म है जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सब बाहर निकाल देता है, और सर्टोली सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो क्या करता है, जितने भी जो गोल्जी बॉडी हैं छोटी छोटी, वो सब कॉम्पैक्ट होके एक स्पर्म के हेड पे टोपी जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे एक्रोसोम बोलते हैं। सो एक्रोसोम की कौन फॉर्म कर रहा है? इट इज फॉर्म्ड बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपैरेटस ऑफ स्पर्मेटिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने 11th में सेल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था कि गोल्जी से क्या बनता है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। ये जो एक्रोसोम है इसके अंदर बहुत सारे
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हैं, यानी लाइसोसोम की तरह, जिन्हें स्पर्म लाइसिन बोलते हैं. सो दिस कंटेन्स स्पर्म लाइसिन्स, जिनमें से एक नाम हमें पता होना चाहिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, हम आगे पढ़ेंगे, लाइक हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम. बहुत सारे स्पर्म लाइसिन्स इसके अंदर भरे हुए हैं, एक तरह से लाइसोसोम है ये स्पर्म लाइसिन क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि जब स्पर्म एग के पास पहुंचे तो एग बहुत प्रोटेक्टेड होता है खूब सारी मेम्ब्रेन्स, कवरिंग्स के अंदर. तो उन कवरिंग्स को ये स्पर्म लाइसिन, लाइसिन मतलब तोड़ना, ये ब्रेक करते हैं, गलाते हैं, पियर्स करते हैं, ताकि स्पर्म एग के अंदर घुस सके. सो स्पर्म लाइसिन्स व्हाट डू दे डू, दे डाइजेस्ट एग membranes to pierce inside the egg so that fertilization can take place. कैसे होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, जब हम आगे अभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक तो इसमें स्पर्म लाइसिन्स है और दूसरा ये गोल्जी अपैरेटस से फॉर्म होता है. इंपॉर्टेंट स्पर्म लाइसिन एक है हाइल्यूरोनिडेज, और ये एक्रोसोम जो है इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपी जैसा स्ट्रक्चर है, और ये हेड के फ्रंट में आ जाता है. क्यों? ताकि जब हेड एग स्पर्म जब घुसेगा एग में तो सबसे आगे की तरफ ये टोपी होनी चाहिए, तभी तो वो घोलेगा उसको, उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं एग की, और तभी वो अंदर घुसेगा, और फिर वो जो इसके पीछे जो न्यूक्लियस है वो फिर अपना क्रोमोसोम्स जो भी लेकर आया है वो और फीमेल के क्रोमोसोम्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे. तो ये सबसे फ्रंट पार्ट होता है, इट इज द एंटीरियर कैप लाइक स्ट्रक्चर. एंटीरियरली सबसे आगे यही होती है, इसी की टोपी होती है. अब स्पर्मेटिड और क्या करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं सारी जगह फैले हुए स्पर्मेटिड में, स्पर्मेटिड तो गोल सा स्ट्रक्चर होता है, वो सारे माइटोकॉन्ड्रिया इकट्ठे होकर मिडिल पार्ट में अरेंज हो जाते हैं ताकि जगह कम गिरे, हमें बेसिकली कंपैक्ट करना है. बाकी जितने जो सेंट्रियोल हैं दो, वो भी एक के पीछे एक आके अरेंज हो जाते हैं ताकि वही अगेन साइज स्मॉल हो जाए. न्यूक्लियस जो है उसके अंदर का जो मटेरियल है, हेरिडिटी मटेरियल मेनली डीएनए, वो भी कंपैक्ट हो जाता है. जो क्रोमैटिन है वो और कंडेंस हो जाता है. सो न्यूक्लियस जो है इसके अंदर हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन रहता है. वैसे भी क्रोमैटिन कंडेंस फॉर्म में होता है, बट यह हाईली कंडेंस हो जाता है. कारण वही है ताकि जगह छोटी सी घिरे. इस क्रोमैटिन के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, मेनली तो क्या है डीएनए. इस क्रोमैटिन में मेनली डीएनए प्लस, वैसे हमारे डीएनए हमारे क्रोमैटिन में क्या रहता है, डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, बट इधर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, यहाँ पे प्रोटामीन प्रोटीन होता है, विच इज ऑल्सो अ बेसिक प्रोटीन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हिस्टोन नहीं होता है स्पर्म के न्यूक्लियस के अंदर, देयर इज नो हिस्टोन. डीएनए किससे जुड़ा रहता है, प्रोटामिन नाम के बेसिक प्रोटीन से. फिर एग के अंदर होता है हिस्टोन, और फिर वो जाइगोट के थ्रू हमारे बॉडी में आता है. कैसे आता है हम सब पढ़ेंगे. नाउ जो दो सेंट्रियोल्स हैं इसमें से प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पास. किसके पास, न्यूक्लियस के पास. तो सबसे ऊपर तो टोपी होगी एक्रोसोम की, उसके नीचे छोटा सा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के ठीक नीचे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, यानी वो स्पर्म के हेड के पास है तो प्रॉक्सिमल हो गया. उसके नीचे होगा डिस्टल. डिस्टल के नीचे ये धागा बनेगा एक्सियल फिलामेंट, यानी डिस्टल सेंट्रियोल किसकी तरह काम कर रहा है, यही धागा आगे फ्लैजिला की तरह कंटिन्यू करेगा, यानी ये डिस्टल सेंट्रियोल बेसल बॉडी की तरह काम कर रहा है फ्लैजिला के, या ये कहें कि ये ही एक्सियल फिलामेंट बनाएगा. सो डिस्टल सेंट्रियोल जो है इट फॉर्म्स बेसल बॉडी, या इट एक्ट्स लाइक बेसल बॉडी फॉर एक्सोनीम. एक्सियल फिलामेंट को ही कहते हैं एक्सोनीम और फ्लैजिला. एक्सोनीम ही फ्लैजिला में कंटिन्यू करता है.
तो सेकेंडरी जो है ये बेसल बॉडी की तरह काम करेगा, डिस्टल वाला जो सेंट्रियोल है। और जो फ्रंट वाला सेंट्रियोल है जो न्यूक्लियस के ठीक नीचे है, बिल्कुल न्यूक्लियस के जस्ट नीचे होता है, ये एक्चुअली हम पढ़ेंगे कि जब स्पर्म एंटर करता है एग के अंदर तो सिर्फ एक्रोसोम से तो वो गल जाती है मेम्ब्रेन्स, और सिर्फ न्यूक्लियस और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही एग के न्यूक्लियस तक पहुंचता है। बाकी सारा जो स्पर्म का पार्ट है वो छूट जाता है, वो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एग के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। ये प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस जो सेंट्रियोल है, यही जब दोनों के न्यूक्लियस मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स, इनका जब फर्टिलाइजेशन होगा न्यूक्लियस का, और उसके बाद जब जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में जब पहला माइटोसिस होगा, एक सेल से जब पहली बार 2 सेल्स बनेंगे, तो हम जानते हैं कि सेल फॉर्मेशन के लिए, माइटोसिस के लिए हमें स्पिंडल अपैरेटस चाहिए। स्पिंडल अपैरेटस कौन बनाता है? सेंट्रियोल बनाता है। वो मेल वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल ही होता है जो कि स्पिंडल अपैरेटस बनाता है, यानी कि ये पहले माइटोटिक डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उस माइटोटिक डिवीजन को क्लीवेज भी कहते हैं। सो प्रॉक्सिमल का जो रोल है वो है रोल इन फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रॉक्सिमल न्यूक्लियस के पास है, ये अंदर घुस के पहले जाइगोट के पहले डिवीजन में रोल प्ले करेगा, और डिस्टल वाला जो है वो बेसल बॉडी बना के पीछे की मिडिल पीस का एक्सियल फिलामेंट, और वही आगे टेल में कंटिन्यू होगा, ये सब कुछ बनाएगा। और क्योंकि इन्हें मूव करना है, एनर्जी चाहिए, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेंगे। बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी सब बाहर निकाल दिए जाते हैं जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, और उन्हें भी फिर सर्टोली सेल्स जो है वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, ईट कर लेते हैं। सो यू नोट दिस डाउन एंड देन वी विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म। प्लीज नोट इट डाउन. So now students, now let's draw the diagram of sperm and let us label all the parts as we have seen. All right. So let me just erase this. ये सब हटा देते हैं हम. आइए अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं और ये सारी थ्योरी को जो अभी अभी हमने सुनी समझी उसे वापस एक बार अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले हेड में सबसे आगे टोपी क्या है? एक्रोसोम. फिर हम एक ट्रिक भी लर्न कर लेंगे. सो ये हो गई वो टोपी, एक्रोसोम, जिसके अंदर जो गोल्जी बॉडी से बनी है, पहला क्वेश्चन. दूसरा इसमें स्पर्म लाइसेंस है. तीसरा ये सबसे फ्रंट पार्ट बना रहा है, यही सबसे पहले एग की तरफ घुसेगा जिसमें स्पर्म लाइसेंस है एंड इट इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर. इसके पीछे है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी कैसा है? बिल्कुल कंडेंस हो गया है. इसके अंदर क्रोमैटिन हाईली कंडेंस फॉर्म में भरा है ताकि इसका साइज बहुत छोटा हो जाए, और इसमें डीएनए के साथ प्रोटामिन है, ना कि हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है. अब इसके नीचे दो, एक्चुअली ये जो न्यूक्लियस होता है ये इस तरह से होता है, इसमें हल्का सा डिप्रेशन गड्ढा होता है ऐसा. इस जगह पर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में पार्ट लेगा. ये एग के न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ. इसके पीछे डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल. अब आप देखिए कैसे ये अरेंज हो रहे हैं ताकि मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई हो. ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है ये बेसल बॉडी की तरह काम करेगा, और ये 9+2 अरेंजमेंट के माइक्रोटिब्यूलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा जिन्हें एक्सोनीम या एक्सियल फिलामेंट्स कहते हैं. और इसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होंगे. पर ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे अरेंज होंगे? ये स्पाइरली अरेंज हो जाएंगे ताकि जगह कम से कम लगे. पहले तो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे थे ये स्पर्मेटिड में, पर स्पर्म में ये स्पाइरली अरेंज होंगे. कैसे अरेंज होंगे? जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया ये है, सपोज एक इधर है, ऑलराइट, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस तरह से ये अरेंज हो गए. जैसे ये है
सपोज फिलामेंट, तो 1 2 3 4 ऐसे एक रिंग जैसी बना ली इन्होंने। सेंट्रल माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर एक्सोनिन के चारों तरफ, लाइक दिस दे आर अरेंज्ड स्पाइरली। इस तरह से ये अरेंज हो गए। ऑलराइट, चारों तरफ। अब ये मिडिल पीस है। अब ये जो एक्सियल फिलामेंट है यही कंटिन्यू करेगा एज फ्लैजिला, सेम यही कंटिन्यू करेगा। सो ये कंटिन्यू किया फ्लैजिला की तरह पूरा लंबा सा, लाइक दिस। सेम वही 9+2 अरेंजमेंट। दिस इज द टेल पार्ट, एंटायर टेल पार्ट, लाइक दिस। ऑलराइट, सबसे लंबा पार्ट। नाउ क्योंकि स्पर्म एक सेल है तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, तो चारों तरफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ है। ये नेक पार्ट बनाया छोटा सा, फिर ये मिडिल पार्ट, और मिडिल पार्ट फिर कंटिन्यू करेगा टेल पार्ट में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसे कवर किया हुआ है, और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स लेबल इट फर्स्ट। सो दिस पार्ट, दिस इज द हेड पार्ट। लेट अस राइट दिस साइड, सॉरी, ये पूरा यहां तक, this is head, acrosome and nucleus। मेन दो स्ट्रक्चर्स हैं, acrosome and nucleus। देन ये जो छोटा सा पार्ट है जिसमें दोनों सेंट्रियोल्स हैं, दिस इज द नेक। सो नेक में देर आर 2 सेंट्रियोल्स, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। देन ये जो पूरा पार्ट है डिस्टल सेंट्रियोल के बाद से लेकर यहाँ टेल के शुरू होने के पहले तक, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, दिस पार्ट इज द मिडिल पीस। मिडिल पीस जो पावर हाउस है, मिडिल पीस, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये जो फुल पार्ट है, दिस फुल पार्ट, दिस इज द टेल विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। अब इस टेल में भी अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये टेल में साइटोप्लाज्म की एक शीट कुछ दूर तक तो है, बट लास्ट वाले पार्ट में नहीं है। ये जो लास्ट वाला फ्लैजिलर पार्ट है टेल का ही, जिसमें अब कोई शीट नहीं है, साइटोप्लाज्म की कवरिंग नहीं है, इसे एंड पीस कहते हैं। सो दिस इज एंड पीस ऑफ टेल, टेल का ही आखिरी पार्ट है। बाकी में ये कवरिंग है, इस कवरिंग को फाइब्रस शीट कहते हैं, जो एक्चुअली थोड़ा सा साइटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नाउ लेट्स राइट डाउन, दिस इज एक्रोसोम। एक्रोसोम कैप लाइक पार्ट, एंड मेन फंक्शन है इसमें स्पर्म लाइसेंस मिलते हैं। स्पर्म लाइसेंस ये इसका मेन फंक्शन है। देन दिस इज द न्यूक्लियस, और इसका मेन काम क्या है? ये हेरिडिटी, जेनेटिक मटेरियल तो इसी के अंदर है। सो दिस इज जेनेटिक और हेरिडिटी मटेरियल, हेरिडिटी इसका फंक्शन। देन this one is the proximal centriole, और proximal centriole का रोल है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन में। ये प्रमोट करता है फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन। देन दिस नेक में ही दूसरा एक और है, दैट इज डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल, डिस्टल क्योंकि ये टिप से दूर है। इसका काम है, इट फॉर्म्स
और इट एक्ट्स एज बेसल बॉडी फॉर फ्लैजिला एंड एक्सोनीम। एक ही बात है, यही कंटिन्यू कर रहा है, तो इसकी बेसल बॉडी की तरह ये काम कर रहा है। देन ये जो है, ये वाला जो पूरा फिलामेंट है, दिस इज एक्सोनीम फिलामेंट। ये जो है दिस इज टेल पार्ट में आने के बाद इसे हम फ्लैजिला कहते हैं, और दोनों में ही अरेंजमेंट जो है वो फ्लैजिला की तरह होगा, यानी 9+2 और यहाँ भी 9+2, और वही सेम माइक्रोटिब्यूल्स का बना हुआ, माइक्रोटिब्यूलर, यहाँ भी माइक्रोटिब्यूलर। नाउ एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इन्हें कहते हैं नेबनकर्न। नेबनकर्न मतलब सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पाइरली अरेंज्ड हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को टोटल मिलाकर नेबनकर्न कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेबनकर्न, नेबनकर्न। So what is Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar is equal to spirally arranged, fused, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपने देखा है हमने इनको जोड़ दिया है, एक दूसरे से फ्यूज्ड है। ये स्पाइरली अरेंज्ड फ्यूज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हें कहते हैं नेबनकर्न। और इनका फंक्शन क्या होगा? दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट, पावर हाउस है ये, प्रोवाइड एनर्जी। फ्लैजिला का रोल क्या होगा? फ्लैजिला का फंक्शन तो हम जानते ही हैं, मूवमेंट ऑफ स्पर्म, वो इसी के कारण है, मूवमेंट ऑफ स्पर्म। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। इसमें अब एक और क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट्स, एंड दैट इज मैंचेट क्या है? ये जो साइटोप्लाज्म की पतली सी शीथ है मिडिल पीस में, उसे मैंचेट कहते हैं, दिस शीथ। सो लेट अस राइट हियर मैंचेट। So what is मैंचेट? It is thin cytoplasmic sheath in middle piece। कुछ बुक्स कहती हैं स्टूडेंट्स कि हेड के भी चारों तरफ जो ये वाला साइटोप्लाज्म है, इसको भी मैंचेट में इंक्लूड किया जाता है, बट आपके लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें मिडिल पीस में ही मानना है। सो दिस इज मैंचेट। सो दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन स्पर्म: the head, the neck, the middle piece or the powerhouse, direct question है, and the tail which is the main locomotory part, the longest part. This is the entire structure. आप इसको ड्रॉ करिए और फिर हम क्विकली एक ट्रिक लिख लेंगे ताकि हमें सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स एक साथ लर्न हो जाए। प्लीज नोट इट डाउन। So students, this is the structure of human sperm. Now let's quickly learn a very simple trick जिसके थ्रू हम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को रिमेंबर कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सो द ट्रिक इज दैट एंटीनेटल चेकअप्स आर मस्ट इन फुल प्रेगनेंसी। स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी के पीरियड को हम आगे पढ़ेंगे एंटीनेटल पीरियड कहते हैं। सो एंटीनेटल चेकअप्स मतलब जो डॉक्टर के यहाँ 9 months तक चेकअप्स कराते हैं उन्हें एंटीनेटल चेकअप्स कहते हैं। सो एंटीनेटल चेकअप्स आर मस्ट इन फुल प्रेगनेंसी। Let's see how we can learn this trick. A stands for acrosome, which is the Golgi body containing sperm license. N is the nucleus, और ये दोनों मिलकर head form कर रहे हैं। Then C is for centrioles, and there are 2 centrioles we know, and this is forming the neck part. Then A से है, A stands for exoneme and M stands for mitochondria, जो कि स्पाइरली फ्यूज्ड हैं, तो एक्चुअली वो नेबनकर्न कहलाते हैं।
और ये दोनों मिलकर ये दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं इन द मिडिल पीस, विच इज द पावर हाउस और द एनर्जी चेम्बर. नाउ F stands for flagella, and this forms the tail part. So these are the main structures. This is the energy chamber, the middle piece. और इसमें students M से manchet भी present है. So these are all the important structures present in the human sperm, and antenatal checkups are must in full pregnancy. पूरा 9 months तक गायनेक को दिखाना ज़रूरी है. So with this students we have completed the structure of human sperm as well. अब हमें डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में some common we'll start with the female reproductive system, but before that we'll discuss some common disorders of male reproductive system, and then we'll begin with the female reproductive system. So till the next class, a very happy learning and have a good day. Thank you.